अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का बड़ी हद तक खात्मा कर चुके हैं। आज तर्जुमान पाक फौज ये कहते हैं। दूसरी तरफ तर्जुमान पाक फौज ने ही ISI चीफ की तब्दीली से मुतालिक भी खबरों की तरदीद कर दी है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेनेट में बड़ा सरप्राइज देने के लिए हर कोई है तैयार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि जी बड़ा सरप्राइज देंगे सेनेट इलेक्शन में, और अगर यूसुफ रजा गिलानी जो कि PDM के मुश्तरका कैंडिडेट हैं सेनेट के अंदर, वो अगर जीत जाते हैं सेनेट में और उनको वोटों की गिनती ज़्यादा पड़ती है तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान घर चले जाएंगे। ये आज की बहुत बड़ी खबर है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की जहांगीर तरीन से मुलाकात की खबरों की अफवाहें, जिस पर यूसुफ रजा गिलानी साहब फरमाते हैं कि जी वो मेरे रिश्तेदार हैं और मैं इस बात की तरदीद करता हूँ, वैसे मुलाकातें होती रहती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सियासी मुलाकात हो। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि सिंध के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा खींचातानी है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, और यहाँ पे सिंध में चूँकि सिंध वो वाहिद सूबा है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त हुकूमत मौजूद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूल कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत खींचातानी नज़र आती है। शिबली फराज साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। पीपल्स पार्टी के पास अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए नंबर्स नहीं है, इसलिए वो सारे गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही गवर्नर सिंध ने भी और शिबली फराज ने IG को हटाने का मुतालबा कर दिया है। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी बिग क्वेश्चन मार्क रेज्ड अपॉन। और साथ ही जी इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA टस्का 75 के ज़मीनी इंतखाबात उस हवाले से भी क्लेम करती हुई नजर आ रही है। शिबली फराज को दावा कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे बहुत बड़ा सवाल उठ गया है कि पहली दफ़ा इस तरह से हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने लोगों के खिलाफ भी एक तो कुछ क्रॉस चेक कर रही है, और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इसलिए भी शायद ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन का जो चीफ होता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाता है, वो हमेशा कोई ना कोई रिटायर जज होता है। लेकिन इस दफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिटायर्ड जज नहीं है, वो इस दफ़ा एक ब्यूरोक्रेट है। तो क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मामला हैं वो नहीं चल पा रहे, नहीं संभल पा रहे, और उसकी वजह यह है जी उसकी एनालिसिस उस परसेप्शन में नजर आ रहा है कि जी उसका बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं वो मुतनाज़े बनते जा रहे हैं। डस्का का इलेक्शन, NA 75 का एक मुतनाज़े इलेक्शन था, दूसरी तरफ नौशहरों का भी आज का इलेक्शन, नौशहरों में भी आज की डेवलपमेंट के बाद इलेक्शन जो है वो मुतनाज़े हो गया है, जब PTI के कैंडिडेट 6000 वोटों के हवाले से इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए हैं, इलेक्शन कमीशन में गए हैं और वहाँ ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कहाँ है, और सबूत भी दिए हैं साथ ही। आज की ये ताज़ा सूरत हाल है। दूसरी तरफ जी सेनेट इंतखाबात से मुतालिक ओपन बैलेट कराने से मुतालिक सदारी रेफरेंस पर समात भी हुई है। तरीक़ेकार में तब्दीली के बगैर जमहूरियत की मजबूती ख्वाब रहेगी, अदालत ने आज ये फरमाया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क सामने आए। वो कहते हैं आप कैसे कह सकते हैं कि इंफरादियत को मजबूत करने वाला निज़ाम चलना चाहिए। दूसरी तरफ रज़ा रब्बानी ने आर्टिकल 226 दोबारा असम्बली के एजेंडे पर आ चुका और तरमीम का बिल ज़ेर इल्तवा है, ये कहा है। सियासी इत्तेहाद खुफिया नहीं रखे जाएं, चीफ जस्टिस आज ये कह रहे थे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग एंड सो हैपनिंग डे टू डे। मैं एट टाइम्स कहती हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में हमारे लिए उस दिन टॉक शो करना सबसे मुश्किल काम होता है जिस दिन या तो कोई खबर नहीं होती या फिर जिस दिन बहुत सारी खबरें होती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द हैपनिंग डे टू डे। विल बी राइट बैक, वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आफ्टर इट। वेलकम बैक जी। सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगी। बैठे हैं नादिर कबूल साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आपको खुशामदीद करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच नादिर फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठे बैरिस्टर राजा अंसारी साहब हैं, आप नाइब सदर हैं सिंध मुस्लिम लीग नून के, आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच राजा अंसारी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही हमें PTI से भी ज्वाइन करेंगे अभी टेलीफोन लाइन पे, हम उन्हें भी खुशामदीद करेंगे, औरंगज़ई साहब MN पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन मैं सबसे पहले चली जाती हूँ नादिर कबूल साहब की तरफ। नादिर कबूल साहब, हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब आज अनाउंस करते हैं एक बहुत बड़ी बात, और वो ये कि चूँकि ज़ाहिर सी साबिक सदर हैं, उनकी मफामत के चर्चे भी हम देखते हैं हर जगह मौजूद होते हैं इस वक्त। क्या वाकई सेनेट में कोई सरप्राइज़ देने के लिए जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जितने नंबर्स हैं उससे ज़ायद क्या वोट लिए जाएंगे?
देखिए, नंबर्स की जहाँ तक बात है तो नंबर्स जितने हैं उसी के हिसाब से इंशाल्लाह हमारी होमवर्क पूरी है कि क्योंकि आपको पता है पीटीआई की जो हुकूमत है वो सिंपल मेजॉरिटी की हुकूमत नहीं है, वो अपने इत्तेहादियों की मदद से आई है। जैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो गई, एमक्यूएम हो गई, जीडीए हो गई और कुछ इंडिपेंडेंट एमएनएज हैं। तो वो बहुत ज़्यादा नाला हैं पीटीआई की परफॉर्मेंस से और इमरान खान के एटीट्यूड से, और उनको भी जाहिर सी बात है अपने वोटर्स को मुँह देना होता है। अब जैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं वफाकी हुकूमत से क्योंकि कुछ काम हो नहीं रहा है। तो जो उनके एमएनएज है वो प्रेशर में है बहुत ज़्यादा अपने वोटर्स के, तो उस प्रेशर की वजह से वो इमरान खान के हक में वोट कभी भी नहीं देंगे। वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान एक डूबती हुई कश्ती है। एक झूठा ख्वाब जो उसने दिखाया था वो उसके ऊपर अब पर्दाफाश हो गया, भांडा फूट गया। तो अब आप इंशाल्लाह देखेंगे कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, इससे ज़्यादा क्या खुशाइन बात हो सकती है कि एक साबिक वज़ीर आज़म खड़े हुए हैं सेनेट के इलेक्शन के लिए। और मुझे उम्मीद है और पूरे पाकिस्तान को बल्कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे, और जब वो कामयाब होंगे तो वो एक तरह से तमाचा होगा इमरान खान के मुंह पे, और एक नो कॉन्फिडेंस वोट होगा एक तरह से, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस वोट एक आइनी तरीका है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शुरू से बोला था कि हम जो भी तरीक़ेकार अपनाएंगे वो आइनी होगा और कानूनी होगा। तो इससे ज़्यादा क्या एक आइनी और कानूनी तरीक़ेकार हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट करके, नो कॉन्फिडेंस मोशन करके, वोट्स दिखा के, और आवाम के जो नुमाइंदे हैं वही इमरान खान से जान छुड़ाए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन हाउस चेंज होकर एक नया वज़ीर आज़म आएगा जो कि आवाम का वाकई में नुमाइंदा होगा और आवाम का दर्द महसूस करके आवाम के लिए वो इक़दाम करेगा, जिससे महंगाई कम होगी, बेरोज़गारी कम होगी, और आवाम को वो परफॉर्मेंस नज़र आएगी जो कि एक उनको तवक्को है अपने एक वज़ीर आज़म से, ना कि एक सेलेक्टेड पपेट वज़ीर आज़म से जो कि सिर्फ आराम से बैठे हुए हैं बनी गाला में। अपने घर को तो उन्होंने पक्का कर दिया है, मगर गरीबों के घर को उठा के उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने, गरीबों के रोज़गार को कम कर दिए। अपने उनको सिलाई मशीन चलाने, अमेरिका में उनकी बहन की जो सिलाई मशीन चल रही है, और जो उनके साथी है जो पैसे चुरा के भागे हुए हैं बाहर, और उनको उन्होंने सबको एनआरओ दे दिया है, क्लीन चिट दे दिया है। आवाम बेचारी बीच में पिस गई है। ठीक है, सही है। मैं आपकी तरफ आऊँगी बैरिस्टर राजन अंसारी साहब, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से सियासत इस वक्त सामने है, और ख़ासतौर पे मरीम नवाज़ साहिबा ने आज भी स्टेटमेंट दिया, कल से दे रही है, और जो कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से है, और ये इतने मुतनाज़ बन जाना इलेक्शन के रिजल्ट्स और इन सारी चीज़ों को, चूँकि मरीम नवाज़ साहिबा जिस तरह से कह रही है, और उनके स्टेटमेंट के बाद ही हमने देखा भी कि इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत सारे नोटिस लिए। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें, हम तो पहले दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आईनी तरीके से चलते हुए इस हुकूमत को हम घर भेज सकें। और ये एक सितम ज़रीफ़ी है कि जब डिक्टेटर इक़्तिदार में आते हैं तो वो आइन को बालाए ताक रख लेते हैं और तमाम गैर आइनी इक़दाम होते हैं। फिर जब पपेट किस्म की हुकूमत आती है तो वो भी आइन को बालाए ताक रख के अपनी मर्जी से, कभी ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए, कभी पार्लियामेंट को क्रॉस करके, उनको बिल्डोज करके उनके तमाम फैसलों को आवाम की मर्जी और मंशा पर डाका डालकर फैसले करते आते हैं। लेकिन हम लोगों की बड़ी मजबूरी है, हम कभी भी पाकिस्तान की मुहब्बत वतन जमातें, जमहूरियत पसंद जमातें, हम आइन से हटकर कोई चीज़ नहीं करते, और हम आखिरी तक ये कोशिश करते हैं कि आइन की हदूद में रहते हुए हम कोशां रहें कि किस तरह से आवाम को कोई सुख का सांस मिल सके। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि इतने इंतकामी सियासत को ये अरूज पे ले गए हैं, इतना बज़िद हो गए हैं कि अब पूरी दुनिया के सामने इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। यानी आप एक तरफ कहते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी, दूसरी तरफ आप नवाज शरीफ की सियासत को ख़त्म करने के लिए 23 ऐसी पोलिंग स्टेशन जहां पे धुंध है, और वहां पे आप 90% जो है वो वोटिंग रेशो दिखाकर पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर रहे हैं कि आप नवाज शरीफ को शिकस्त देने के लिए ऐसे ओछे हटकंडे इस्तेमाल करने पर उतर आए, वरना आपसे नवाज शरीफ साहब कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में हालिया अभी जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उनके तमाम हलकों में जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ लोगों का जो रुझान है वो इस बात की गवाही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो अब लोगों की दिलों में उतर चुका है। और आज भी पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर नवाज शरीफ है, दिलों के जो आवाम की दिलों पर राज कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं रवैये क्या हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, गरीब आवाम जो है वो 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने जो है उनको मुश्किल पड़ रही है, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज पर हैं, किसान एहतजाज पर हैं, तमाम कोई भी इस तरह का हुकूमती शोबा नहीं है जिसके अंदर हम तरक्की कर रहे हों, तमाम इदारे जो है वो खसारे में जा रहे हैं, इनसे किसी तरीके से मईशत कंट्रोल नहीं हो रही है।
जहां जो मर्जी आप इदारा देख लें, कोई भी एक इदारा अपने आदाब जो है वो पूरे हासिल नहीं कर सका। और इन हालात में जनाब एक ऐसे शख्स को यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुकाबले में सेनेट में लेके आ रहे हैं जो ना चिड़ी है ना कवा है। सही है। यानी सियासत के अंदर जिस बंदे का कोई किसी किस्म का कोई स्टेक ही नहीं है, वो बंदा यूसुफ रजा गिलानी जो एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है, उसका मुकाबला करने जा रहे हैं। अब ये है इनकी जमहूरी इक़्तिदार, ये है इनकी सियासत। तो उनकी मर्जी ना, उनकी मर्जी। आपको कोई प्रॉब्लम है कि भाई वो जो करें, या उनके जो कैंडिडेट्स हैं उन पे पीडीएम को या ऑपोजिशन को क्यों इशू हो रहा है? मुझे हमें इशू नहीं है। हाँ। हम तो इनका चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। हम ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं और दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि भाई इन्होंने जिस तब्दीली जो कि जी ग्रास रूट लेवल से जो लोग उठेंगे, मिडिल क्लास तबका जो है वो आगे आएगा। सारे पीटीआई के पुराने लोग जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे, जो ग्रास रूट के वर्कर्स थे, उनमें से कोई इनको नजर नहीं आया। इन्होंने टिकट किसको दिए हैं? 35-35 करोड़ रुपए में टिकट सेनेट के बेचे गए। तो किसी ठेकेदार को, किसी जो है वो बाहर मुल्क से आए हुए दोहरी शोरियत वालों को हमने देखें। आज भी आप देखें, माजी की आप क्या बात कर रही हैं, आज भी आप देखें कि ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स को हमने टिकट दिए। चले, ये पार्टी का अपना मामला होता है कि वो जिसको भी टिकट दे, इसके ऊपर आप नहीं बात कर सकते। मैं डॉक्टर नौशीन की तरफ जाऊंगी, एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर नौशीन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर नौशीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर नौशीन, आप मुझे सुन सकती हैं? अच्छा, देयर मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच, और हम कोशिश करते हैं कि उनसे दोबारा राब्ता हो और उनसे बात की जाए। और जाहिर सी बात है, आज हमने देखा है कि जिस तरह सैफुल्ला अबड़ो साहब जो हैं, उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एक तरीके से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए, यानी कि डिस्क्वालीफाई एक तरह से उन्हें टेक्नोक्रेट की सीट पे करार दे दिया। अब सिंध से सवाल बड़ा ये है कि सैफुल्ला अबड़ो के नाम पे ना सिर्फ सिंध में बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदर लीडरशिप जो है वो भी सैफुल्ला अबड़ो साहब के नाम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रेज अप कर रही थी और उनके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान थे कि जी आया सैफुल्ला अबड़ो साहब को टिकट देना भी चाहिए, नहीं देना चाहिए, जबकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने रहनुमा भी रह चुके हैं। और ख़ासतौर पर फैसल वाडा साहब के हवाले से भी हमने देखा कि फैसल वाडा साहब के हवाले से भी हमने देखा कि देयर आर सो मेनी डिस्प्यूट्स, और अब उनका फैसला भी कल लगा हुआ है। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या उनको इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं करता, तो फिर सवाल ये है कि आखिरकार उनकी जगह भी कौन होगा। और अब सैफुल्ला अबड़ो साहब की जगह भी देयर आर 2 नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, उनमें से देखना है कि किसको आगे लाया जाएगा। समर अली और दूसरे हुनैद लखानी साहब थे। तो अब ये देखेंगे कि आखिरकार होना क्या होगा क्या और किसको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि ये बात ऑपोजिशन सवाल उठा रही है इस बात पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जो कारकुनान हैं उनको ज़्यादा फोकस करें, उनको ज़्यादा अहमियत दें। लेकिन अल्टीमेटली पार्टी का अपना फैसला है, पार्टी अपनी पॉलिसी रखती है इन सारी पार्टीज़ कि उन्होंने किसको टिकट देना है इलेक्शन का या नहीं देना। मूविंग टूवर्ड्स दिस जी, दूसरी तरफ हम देखें, जैसे कि मैंने बात की हलीम आदिल शेख साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद सामने आ रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, यानी कि सिंध की हुकूमत के दरमियान और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक बहुत ज़्यादा खींचातानी और तनाव है। इस पर भी मैं बात करूँगी। नादिर कबूल साहब, आपकी पार्टी है, आपकी हुकूमत है, यहाँ पे ऑपोजिशन लीडर को इस तरह से अरेस्ट हो गए, वो उसके बाद उनके कमरे में सांप नज़र आ गया, उसके बाद अब उनकी पिटाई हो गई कि वो NICVD तक शिफ्ट करने की बात हो गई। आखिरकार हो क्या रहा है? और ना सिर्फ वो बल्कि समीर मीर शेख साहब जिनके भाई PMLN में हैं और एक भाई PTI में है, उनका भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिचुएशन, उनके फैमिली जो है वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है अबाउट इट कि जी ये हो क्या रहा है आखिरकार। तो क्यों पीपल्स पार्टी इस तरह से कर रही है? जी देखिए, आपने खुद ही जवाब दे दी ना अपने सवाल का कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जब हुकूमत होती है तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो हुकूमत के रिट को अगर कोई चैलेंज करता है और एक इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर गुंडों बदमाशों को लेके असला मुजाहरा साफ खुलेआम असला दिखा के फिर रहे, तो हुकूमत अगर कुछ भी नहीं करे तो इससे ज़्यादा फिर बेइज्जती क्या होगी किसी भी हुकूमत की। तो हुकूमत ने जाहिर सी बात है अपनी जिम्मेदारी पूरी की, जो उसने एक वादा किया हुकूमत ने आवाम के साथ कि आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको मेंटेन करेंगे, और पुलिस के थ्रू एक्शन किया है ना। कोई पीपल्स पार्टी के कोई वर्कर से तो जाके उसको नहीं कोई अरेस्ट किया। पुलिस, पाकिस्तान की पुलिस, सिंध की
पुलिस वर्दी में गई है, उसको खुले सरेआम उसको अरेस्ट किया क्योंकि उसने इस तरह की हरकत की। उसको ज़रूरत क्या थी? अगर वो अपोजिशन लीडर है तो उसको इतनी अकल होनी चाहिए थी कि भाई इलेक्शन के दौरान मैं असला लेकर मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसूंगा, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसको हारों से उसका इस्तकबाल करेंगे। और जहाँ तक रही उनकी बात के सांप नज़र आए हो, तो लोग तो कह रहे हैं कि भाई 4 फुट के तो आप भी हैं और अल्लाह माफ़ करे सांप आपके अलावा तो डसने वाला कौन है? सिंध के जो साथ आपने हरकत की है कि एक वक्त आप मुराद अली शाह के सबसे बड़े चमचे आप थे, मुराद अली शाह की तारीफ़ें आप करते थे, वो वीडियो है आपके पास भी, शायद आपके चैनल के पास भी होगी, वो चलाएं वो वीडियोस जो मुराद अली शाह की वो तारीफ़ें करते थे। और जब आपको पीटीआई का झंडा मिल गया आपको और आसरा मिल गया आपको इमरान खान से कि आप सिंध के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करें, तब आपने सांप बन के खुद ही मुराद अली शाह को भी डसा, सिंध हुकूमत को और पीपल्स पार्टी को भी डसा। आप तो खड़े हुए थे अद्दी फरियाल टालपुर के दरवाजे के बाहर, आपको अंदर आने नहीं दिया था। आप तो टिकट मांग रहे थे, पीपल्स पार्टी से भीख मांग रहे थे कि आपको टिकट दिया जाए। अच्छा। जब आपको टिकट नहीं मिला तब पीपल्स पार्टी बुरी हो गई। और वो जो दूसरा शख्स है समीर शेख, उसका तो आप किसी से भी पूछ लें कराची के अंदर, वो उसका तो काम ही है दंगे फसाद लड़ाई झगड़े, हो तो पुराना किसी से भी पूछ लें आप। राजा साहब भी शायद अगर जानते हो या नहीं जानते हो, मगर वो शायद कुछ ना बोले, उनके भाई उनके साथ है नून लीग की। भाई का देखिए सियासत अपनी जगह है, भाई के साथ हमारा कोई मसला नहीं है, मगर इंसान का जो खुद का किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पीपल्स पार्टी के हर फंक्शन में ये समीर शेख साहब पहुंचे हुए होते थे, तारीफें करते थे, हमारी तमाम लीडरशिप के हमारे वज़रा की तारीफें करते थे, चमचागिरियाँ करते थे। जब आपको कुछ मिला नहीं पीपल्स पार्टी से फ़ायदा और आपको हलीम आदिल शेख ने बोला कि भाई मेरा जो गैंग है उसमें आप शामिल हो जाओ, जो कब्जा माफिया का गैंग है उसमें शामिल हो जाओ, पीपल्स पार्टी से आपको शायद कोई फ़ायदा नहीं मिले, मैं आपको फ़ायदा दिलाता हूँ, तब आपने कश्ती चला के आप दूसरी पार्टी में चले गए और फिर पीपल्स पार्टी बुरी हो गई। आप जाके देख लें सोशल मीडिया पे ये जो मौसूफ है, इनके कितने फ़ोटोज़ हैं हाथ बांध के खड़े हुए हैं हमारी लीडरशिप के पीछे। तब इनको सब अच्छा लगता था पीपल्स पार्टी में। जब आपको वहाँ से कुछ मिला नहीं, पीपल्स पार्टी से कोई आपको फ़ायदा या जो भी आपको चाहिए था, जो आप सोच कर आए थे, तब पीपल्स पार्टी बुरी हो गई। तो ये देखिए आवाम बेवकूफ़ नहीं है, आवाम को पता है, हर किसी का किरदार भी पता है, हर किसी का बैकग्राउंड भी पता है। आवाम को इस तरह के हथकंडों से आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इस वक्त हलीम आदिल शेख का तो मजाक उड़ रहा है पूरे सिंध के आवाम से। सही, आवाम को सबका पता है। मैं ज़रा चले जाऊँ अपने पीटीआई के एमपीए की तरफ भी। जी उज़मा कारदार साहब हमें पंजाब से ज्वाइन करेंगे। उज़मा कारदार साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। जी उज़मा, मुझे बताइएगा, हम ये देख रहे हैं इस वक्त जैसे कि हुकूमत के वफाकी हुकूमत के दरमियान और जाहिर सी बात है सिंध हुकूमत के दरमियान एक तनाव है। अपोजिशन लीडर सिंध के हलीम आदिल शेख साहब अरेस्ट हुए हुए हैं, समीर मीर शेख एक मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के अंदर, वो भी अरेस्ट हैं। आखिरकार ये डेडलॉक किस तरह से कायम हो गया, क्या वजूहात नजर आ रही हैं? और फिर अब आईजी को हटाने की अचानक से जो बात की जा रही है, सो इस पे क्या कंसेंसस बिल्डअप हुए हैं? चूंकि आज गवर्नर सिंध ने और वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने, ये दोनों ने जो है अनाउंस किया है आईजी को हटाने के हवाले से। देखिए ये वहाँ पे फेडरेशन और सिंध की जो हुकूमत है, फेडरेशन ने हमेशा उनको सपोर्ट करने की कोशिश की है। और जब आए तो प्राइम मिनिस्टर ने इतना पैकेज पे अनाउंस किया था कराची के लिए, लेकिन सिंध की हुकूमत जो है वो मतलब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो उनके साथ मिलना तक उनको गवारा नहीं होता है चीफ मिनिस्टर को, न जाने वो किधर गायब हो जाते हैं। कोई मतलब है कि एक प्रोटोकॉल होता है, आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो तनाव की तो वजह ये है कि ये एक्सेप्ट नहीं इन्होंने आज तक पीपल्स पार्टी ने किया कि अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो पीटीआई के हैं और वो इमरान खान है। ये इनसे बिल्कुल इनकी जो है ना वो एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं आई है। अब ये जो हलीम आदिल शेख वाला जो किस्सा है, नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस वक्त वहाँ पे हो रही है। जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है वो इलेक्शन के दौरान उनको, ताकि मतलब है कि वो उन पे हर फजूल किस्म के उन पे इल्जाम आयद करके, और अब तशद्दुद उन पे किया जा रहा है अंदर जब वो हिरासत में है कि उनकी मतलब उनको उनकी सेहत पे भी इतना बुरा उसका असर हो रहा है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये अब जो आपकी जो पुलिस है ये कह रहे हैं कि पुलिस ने किया है, तो पुलिस किसके अंडर आती है? पुलिस आती है सिंध हुकूमत के अंडर, तो सारी जिम्मेदारी तो सिंध हुकूमत, इसका मतलब है सिंध हुकूमत के इमाम पे ये सारा कुछ हो रहा है।
तो इसको जाहिर है चेक तो करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने इमरान इस्माइल ने और शफी फराज ने कहा है कि आईजी को चेंज करने का सिचुएशन है, तो फिर अगर इस तरह से मतलब है कि वो कायदे कानून के बगैर वो इस तरह से अरेस्ट करना शुरू कर देंगे लोगों को, तो फिर जाहिर है चेंज तो फिर अगर करना पड़ा तो फिर किया जाएगा उनको, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, नबील कबूल साहब कह रहे हैं, सॉरी नादिर कबूल साहब कह रहे हैं कि जी बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करना सिंध गवर्नमेंट का काम है और पुलिस ने ही करना था। और और जाहिर सी बात है जब चीफ इलेक्शन कमीशन ने और सबने खत लिखा तो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर्स पे ये सारे एक्शंस हुए हैं। नहीं तो क्या इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सिर्फ हबीब आदिल शेख को ही पकड़ना है? आपने इनके अपने जो लोग हैं, आप बिहारी चले जाएं, हर बंदा वहाँ पे मुसल्ला फिर रहा होता है। ये क्या बात कर रही है? हर बंदा क्या कोई खिलौने है क्या? आपके पास लाइसेंस है और अगर आपने वैसे मतलब आप एक कानून के मुताबिक आपके पास कोई चीज है तो वो तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को उसमें खलल नहीं पड़ता उससे। लेकिन नाजायज अगर आप कर रहे हैं बात तो वो तो भाई आपको इतना नहीं पता कि इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन के आसपास आप नजर भी नहीं आ सकते असले के साथ। खिलाफ तो ये हाथ धो के पड़े हुए क्योंकि वो इसको हर बात पे चैलेंज करते हैं, तो इसलिए उनको रास्ते से हटाने का एक ही तरीका था कि उसको अंदर करते हैं। अच्छा उसमें एक मिनट नादिर कबूल साहब कुछ फरमा रहे हैं। जी नादिर साहब। नहीं, एक फैक्ट बात है, मैडम को शायद नहीं पता, अगर ये इलेक्शन लड़ी होती कभी तो उनको पता होता कि इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द भी असले के साथ अगर आप नजर आए तो वो डायरेक्ट जेल है। एमपीए है राइट नाउ, तो एमपीए को तो और भी ज्यादा इजाजत नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी में आप आए। एमपीए को तो बिल्कुल बैंड है कि आप इलेक्शन का जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें आप घुस ही नहीं सकते, और असले के साथ तो कोई भी शख्स घुसे वो तो डायरेक्ट जेल है, उसमें तो डायरेक्ट पर्चा है। ये तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है ना, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि आप इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन के आसपास नजर ही नहीं आ सकते आप एमपी होते हुए, जिस तरह हमारा कोई भी इलेक्टेड ऑफिशियल नजर नहीं आया आसपास। अच्छा उस बार सुना आपने नादिर कबूल साहब कह रहे हैं कि ये तो टेक्निकली ऑफिशियली इजाजत ही नहीं थी कि कोई भी असला लेकर आगे पीछे घूम रहा होता है या अंदर घुसता पोलिंग स्टेशन के अंदर इलेक्शन वाले दिन। उस आपको जी देखें हम बिल्कुल पीटीआई जो है वो एक जमहूरी जमात है। हम जब वजीरिस्तान गए थे तो आप सोचो हमें तो इमरान खान साहब ने वहां भी असला ले जाने की इजाजत नहीं दी थी जहाँ पे हर बंदे के पास असला होता है, और उधर भी उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आपने खाली हाथ जाना है। तो यहाँ पे किस तरह से वो अपनी पार्टी के ऑपोजिशन लीडर को कहेंगे कि जिसको असला लेके तुम बनाते फिरो। अच्छा वीडियो पर जाली बनाई हम लोगों ने, आइडियोलॉजी के खिलाफ चीज है, हमने तो कभी ये किया नहीं। तो अब ये कह रहे हैं कि जी इस तरह से हुआ था, अब मुझे नहीं समझ आती कि अच्छा दूसरा चले उस बार ये तो एक बात हो गई, दूसरा ये भी हम देख रहे हैं डस्का 75 और नौशेरों के जिस तरह के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा ये कह रही है कि जी मुतनाज़े इलेक्शन हो चुका है, और अब इलेक्शन कमीशन खुद भी जिस तरह से आज रेंजर्स बुलाने की बात कर रहे हैं और जिस तरह से मदद लेने की बात हो रही है, सारी चीजें क्यों हुकूमत क्या समझती है? हुकूमत ही अपने लोग भी यही कह रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन की कोताही नजर आ रही है? क्या वजह नजर आ रही है इस सारे मामले में आपको? देखिए यहाँ डस्के में मैं वहीं पे थी जब ये फायरिंग हुई है, और वहाँ पे जो आम लोकल्स थे उन्होंने तो ये कहा है कि जी ये तो कल्चर है डस्के का, वहाँ की हर इलेक्शन है, तो क्या आप लोग और से आए हैं आपको पता नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि जब कारकुनों के जज्बात फायरिंग करना क्या कल्चर है उस बार, ये कह रही है आप? नहीं फायरिंग वो कहते हैं जी हमने तो ये पहले देखी है, लेकिन ये गलत बात थी। और बिल्कुल ये पीटीआई में है, अभी तो इनको तो निकाल दिया था करना जो था वो पंजाब पुलिस का काम था, उसको फौरी अमल दरामद करके तो इसको काबू में सिचुएशन लानी चाहिए थी। तो देखिए हम लोग इस चीज की बिल्कुल हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हमें चाहिए था कि हम फौरन कल्प्रिट्स को पकड़ और उसको कैसे इकदार देखें। तो जाने का रिया जो है तो छोटी बात नहीं होती है, चाहे वो हमारे कारकुन हो चाहे वो दूसरी पार्टी के कारकुन हो, वो कीमती जान होती है। और तो ये इलेक्शन कमीशन ने अगर नोटिस दिया है तो ठीक है, हम तो अपने इदारों को इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जो वो अब
आगे से उनकी जो फाइंडिंग्स होंगी और जो उनकी जो वो इंस्ट्रक्शन होंगी इलेक्शन कमीशन की, उसके मुताबिक ही हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये मुतनाज़ तो हो चुका है। अब आगे जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होता है उसके मुताबिक किया जाएगा। अच्छा ठीक है, बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, वो जैसे कि कह रही हैं उस्मा कारदार साहिबा कि जी इलेक्शन कमीशन अब जिस तरह से डायरेक्टिव्स देगा हम उसको फॉलो करेंगे, और वो इस बात का इतलाक भी समझती हैं, इस बात का इदराक भी कर रही हैं कि जो जाने गई और इस तरह से होना नहीं चाहिए था, बट दैट इज़ द कल्चर ऑफ देयर। वो जिस तरह की बात कर रही हैं, बता भी रही हैं कि जी वहाँ पे कारकुनों ने जो कहा। मुस्लिम लीग नून इस पर क्या स्टांस रखती है, क्योंकि अगर अब दोबारा से इलेक्शन में जाने की बात होती है देन हाउ, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। और दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये भी है कि आज हमने देखा है कि नौशेरा के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे इलेक्शन के अंदर, वो भी सबूत लेके गए 6000 वोटों के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया कि जी हमारे 6000 वोट चुराए गए हैं, और उसके हवाले से उन्होंने सबूत भी दिए काफ़ी। आज देखें, जब जहाँ तक बात है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन आज तक हम उससे क्या इंसाफ की उम्मीद रखें कि आज तक वो फॉरेन फंडिंग केस में जिस तरह उसने कोई पेशरफ नहीं दिखाई, अब और वो कल इलेक्शन कमीशन कहाँ था? इलेक्शन कमीशन उस वक्त कहाँ था जब इन तमाम लोगों को सारी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद, पूरा दिन पोलिंग स्टेशंस को यरगमाल करने के बावजूद भी वो मियां नवाज शरीफ को नहीं हरा सके, तो मजबूर होकर इनको 23 पोलिंग स्टेशंस पर आरओ को अगवा करना पड़ा। उस वक्त इलेक्शन कमीशन कहाँ था जब इलेक्शन कमीशन के अपने ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स, अपना जो पोलिंग एजेंट्स, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, वो उनका अमले समेत जब वो अगवा हो जाते हैं, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहाँ था? और किसने अगवा किया? हुकूमत वक्त ने अगवा किया है, पंजाब हुकूमत ने अगवा किया है। डस्का शहर में खुलेआम मोटरसाइकिलों पर फायरिंग की वीडियो सरे आम है, मुख्तलिफ सहाफियों ने वो ट्विटर पे वीडियोज रखी हैं फायरिंग करते हुए। बेरूत का मंजर कल डस्का पेश कर रहा था। उस वक्त इलेक्शन कमीशन कहाँ था? उस वक्त पंजाब की हुकूमत कहाँ थी? ये कह रहे हैं कि सिंध में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे अगर सिंध हुकूमत अपनी रिट कायम करती है और वो बिला इम्तियाज के कोई एमपी है या अपोजिशन लीडर है उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो उधर बड़ी तकलीफ हो जाती है। उस वक्त ये इनको इंतकामी कार्रवाई नजर क्यों नहीं आ रही थी जब राना सनाउल्लाह को एक ऐसे केस के अंदर, जिसपे आज भी दुनिया हंसती है कि जी वो हीरोइन स्मगल करते हुए जा रहे थे, अपनी गाड़ी के अंदर लेके जा रहे थे ब्रीफ केस से, और उस केस में से क्या निकला वो आज तक कोई साबित नहीं कर सके प्रोसिक्यूशन। ये होती है इंतकामी सियासत। आप पाकिस्तान को मजाक समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि अब आपको अगर किसी ने अपना लाडला ले पालक समझ के गोद में उठा के इक़्तिदार पर बिठा दिया, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया, तो आप इस तरह बदला लेंगे इस मुल्क से? ना उसकी मईशत आपने बेहतर कर सके हो, ना उसमें जमहूरियत को आपने कोई फरोग दिया है, ना आप उसमें जो मदीने की रियासत के दावे करते थे कोई एक दावा आपने आज तक पूरा नहीं किया। हम किससे उम्मीद रखें? वो है ना कि मैं किसके हाथों अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, मारा भी जो हमारा कारकुन शहीद हुआ है उसी के भाई को अंदर किया है इन लोगों ने। ये है हालत, ये है चेहरा मदीने रियासत का जो ये दिखा रहे हैं आज लोगों को। इससे क्या उम्मीद रखेंगे? इलेक्शन कमीशन में हम गए हैं, मैंने पहले भी अर्ज की कि हमारी मजबूरी है, हम हर आईनी रास्ता, कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, लेकिन उम्मीद हमें इनमें से कोई भी नहीं है। और मैं आपको आज बता दूं, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ PMLN, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूं कि ये सेनेट इंतखाबात में भी झरलू फिरने जा रहा है। ये सेनेट इंतखाबात में भी वही कुछ करेंगे जो ये तो अवाम के साथ करते आ रहे हैं। आप लोगों से वोट की मुबैना खरीदो फरोख्त के हवाले से जो आप अभी बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने मजीद सबूत मांग तो लिए नून लीग से, तो नून लीग दे ना जाके वीडियोस इनके आ रहे हैं। हम वो वीडियो जब लेके जाते हैं, वो पेश करते हैं, वो कहते हैं और मजीद सबूत ले आए। और क्या सबूत चाहिए? खल्के खुदा के जबान पर एक लफ्ज है, बात है, और वो सब पूरा पाकिस्तान मान रहा है, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। भाई ये इनको और मजीद सबूत ले आए। भाई कितने सबूत आपको दें? अब तो ये बात अजहर मिन शम्स की तरह आया है, एक रोशन सूरज की तरह आया है कि ये क्या कर रहे हैं इलेक्शंस के अंदर, और हम इनको क्या सबूत दें? ये कह रहे हैं कि नौशहरा में जाके वो एक ना काउंटर जिस तरह हम कहते हैं, यहाँ पे कोई दो गिरोह में झगड़ा हो जाए ना, दूसरा गिरोह खामखा में काउंटर FIR कटवाता है प्रेशराइज करने के लिए। नौशहरा का वही वाकया है। कोई इनके, अगर ये कह रहे हैं कि नौशहरा में इनके 6000 वोट चोरी हुए हैं, तो ये भी इनका फेल्योर है, इनकी हुकूमत है सूबाई। अगर उनकी हुकूमत के होते हुए, इनकी इंतजामिया के होते हुए इनके वोट PMLN चोरी कर जाए, ये भी इनका फेल्योर है।
अच्छा, ये भी इनका ही फेलियर है। अच्छा उस्मा, आपकी तरफ आऊंगी। यकीनन आप सुन रही होंगी उस जो बैरिस्टर राजा अंसारी साहब कह रहे थे। अच्छा, सैफुल्लाह अबड़ो साहब को आज उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए सिंध से, जो कि उन पे भी बड़े रिजर्वेशंस थे आपकी सिंध के लोगों को और ओवरऑल पार्टी में। फैसल वाड़ा साहब को भी कल तलब किया दोबारा इलेक्शन कमीशन ने। अगर ये इस तरह से चीज़ें चलती रही तो फिर कैसे सेनेट में भी चीज़ें मूव ऑन होंगी? क्योंकि आप देखें आज यूसुफ रजा गिलानी साहब के स्टेटमेंट्स भी ऑन रिकॉर्ड आ गए, जरदारी साहब भी कह रहे हैं जो बातें, और यूसुफ रजा गिलानी साहब कह रहे हैं कि जी स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है बज़ाहिर तो, और मेरी फतह जो है जमहूरियत की फतह होगी। सो क्या पीटीआई के नंबर्स जो कि हमें नज़र देखने में तो बज़ाहिर आते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ नंबर्स में जो है पीटीआई गेम ऑन करेगी सेनेट का, लेकिन जो पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है आप उसको किस तरह से देख रही है पीटीआई? देखिए, एक तो नंबर वन बैरिस्टर साहब भूल गए हैं कि ये इन्होंने अपने दौर में पंजाब पुलिस को किस तरीके से इस्तेमाल किया था इलेक्शन में, और किस तरह से मसाइल से ये लोग जाके दोबारा इलेक्शन अपने लड़ते थे और हकीकती मशीन की सारी इस्तेमाल करते थे। उस दिन भी आर को घिराव करके इन्हीं के वहाँ पे दस्ता में बैठे थे। तो ये सारी चीजें इनको नजर नहीं आती हैं इनको हमारी। और ये मैं आपको बताती जाऊँ कि ये जो इस दफा जो इलेक्शन था इसमें काफी वोटों का फर्क पड़ा है। 30-40 हजार वोट हैं जिनका हमारा 2018 में डिफरेंस था, और इस दफा तो आर्टी कुछ 4-5 हजार वोटों का फर्क था। तो ये इनको अब चूंकि आवाम की पजीराई नहीं है तो इसलिए अब इनको पता है कि इनकी जो सियासत है वो खत्म होती चली जा रही है पंजाब से, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए आप दांधली कर रहे हैं। हम लोग ये जो इलेक्शन कमीशन की जो ये बातें करते हैं, ये इदारों को तबाह तो वो खुद करके गए थे। इलेक्शन रिफॉर्म से इन्होंने खुद करने से इनकारी हो गए थे। इतने अरसे ये लोग हुकूमत में रहे, जाके इलेक्शन रिफॉर्म करते, इदारे को मजबूत करते। आज कम अज कम ये तो ना होता ना कि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्शन ना लेते हुए नजर आती। और दूसरे जो ये सेनेट की आप बात जो गुलामी साहब ने जो कमेंट किया है, मैं इसको वेलकम करती हूँ। वाकई हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है और बड़े अच्छे से न्यूट्रल है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो अगर कुछ कागज जिसमें आपने ये नाम लिए कि इसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन इसकी जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि आफ्टर ऑल स्क्रूटनी और सारा कुछ जो है वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है। और इसीलिए इदारों को मजबूत होना चाहिए। सेनेट में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिसके पास जितनी सीटें हैं असेंबलीज में उतनी उनकी सेनेट में सीटें आनी चाहिए। अच्छा, और ये बिल्कुल हक से जानब बात है। ठीक है, मैं नादिर कबूल साहब आपसे बस वन लाइनर जानना चाहूंगी। ये जो बात कह रही है कि हक बजाने पे, और हमें भी नजर आ रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, तो आपके तो नंबर्स कम हैं इस वक्त, फिर कैसे जरदारी साहब इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं? प्रोग्राम के शुरू में मैंने फरमाया कि नंबर्स क्यों हमारे कम है। जो पीटीआई के एमएनएज हैं वो आधे से कम है, सिंपल मेजोरिटी नहीं उनकी, वो इत्तेहादियों की मदद से आए हैं। तो उनके इत्तेहादियों का अपना ज़मीर है, उनके अपना सोच है। अगर उनके इत्तेहादी नहीं वोट करते पीटीआई के लिए तो उनको कोई पाबंद तो नहीं कर सकता ना। पीटीआई के जो बाकी इत्तेहादी हैं जैसे एमक्यूएम के एमएनएज हैं, जीडीए के एमएनएज हैं, उसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एमएनएज हैं, वो अगर गिलानी साहब के लिए वोट करें वो उनकी मर्जी है, वो उनका पार्टी का मौकफ है, उनको पीटीआई कैसे पाबंद कर सकती है। पे भी आपको लगता है इतने पुरुमीद होंगे कि आप लोग ये सेनेट में शो ऑफ हैंड का तो किस्सा खत्म हो गया ना, वो तो गैर आईनी करार दे दिया गया। अगर आइन में लिखा हुआ है कि सीक्रेट बैलेट का आपने एहतराम कर रहे हैं तो आप आइन अभी को, सुप्रीम कोर्ट का लेकिन फैसला आया नहीं है ना। नहीं देखिए आइन में अगर एक चीज लिखी हुई है तो सुप्रीम सर। कोर्ट भी आइन के तहत है, प्राइम मिनिस्टर भी आइन के तहत हलफ उठाता है, एमएनएस भी आइन के तहत हलफ उठाते हैं, वो आइन के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। थैंक यू सो वेरी मच। उस्मा आपका, बैरिस्टर राजा अंसारी साहब आपका, नादिर कबूल साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।